नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा आधुनिक काल। और मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला चल रही है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों काल पढ़ चुके हैं। और इन तीनों कालों की मैंने अलग अलग अपनी प्ले लिस्ट भी बना रखी है। तो आप अगर पहले के वीडियो भी देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट पर, हमारे चैनल पर बने प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हो। और आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल से संबंधित यानी सबसे बड़ा काल जो होने वाला है आधुनिक काल, और इसके जितने भी भाग हैं वो सभी हम चर्चा करेंगे। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी से। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? यानी आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान काल या फिर गद्य काल। बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा गद्य काल। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का विभाजन किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो विभाजन है वो कितने खंडों में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 खंडों में, यानी गद्य और पद्य नामक 2 खंडों में इन्होंने आधुनिक काल का विभाजन किया है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य पद्य के आधार पर विभाजित किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक जो काल है इसको मुख्य रूप से तो 2 भागों में, यानी गद्य खंड और पद्य खंड, लेकिन उन्होंने गद्य और पद्य खंड को भी 3 उत्थानों में विभक्त किया है। यानी इन्होंने 3 उत्थानों में विभक्त किया है। तो मित्रों, हम चर्चा करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गद्य और पद्य खंड को भी जो 3 भागों में बांटा है, तो प्रथम उत्थान की हम चर्चा करें तो विक्रम संवत 1925 से लेकर के विक्रम संवत 1950 तक का जो काल है उसे उन्होंने प्रथम उत्थान नाम दिया है। द्वितीय उत्थान की बात करें तो विक्रम संवत 1950 से लेकर के विक्रम संवत 1975। और तृतीय उत्थान की हम चर्चा करें तो विक्रम संवत 1975 से लेकर के यानी विक्रम संवत 1984 तक रहा। तो मित्रों, अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही? यानी आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही? तो एक तो है राष्ट्रीयता या देशभक्ति। यानी आधुनिक काल में सबसे जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीयता या देशभक्ति, क्योंकि उस समय हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी आवश्यकता को देख करके आधुनिक काल के जितने भी लेखक और कवि थे उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखा। बात करें द्वितीय प्रवृत्ति की, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति। और दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो हमारे यहाँ के जो भी लेखक और कवि थे उन्होंने समाज में नई चेतना का संचार करने के लिए भी नई नई रचनाएं और लेखन कार्य किया। अगला है भक्ति भावना व प्रकृति चित्रण। यानी हम ये नकार नहीं सकते कि आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण और भक्ति भावना बिल्कुल नगण्य हो चुकी थी। यानी भक्ति भावना भी रही और प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो श्रृंगारिकता और हास्य व्यंग्य चित्रण। यानी आधुनिक काल में श्रृंगारिकता का बोलबाला भी रहा और हास्य व्यंग्य जो लेख थे वो भी बहुत ज़्यादा लिखे गए। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें कि अभिव्यक्ति की प्रवृत्तियाँ। मित्रों, उस समय हमारे समाज में जो कुछ भी घट रहा था उससे संबंधित लेखक अपने आप पर और अपने समाज में घट रही जितनी भी प्रवृत्तियां थी या समस्याएं थी उन समस्याओं को आधार बना करके भी वो अपनी अभिव्यक्ति दिया करते थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? यानी भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। मित्रों, जो आधुनिक काल है इसको
जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें विभाजन किया गया है। तो भारतेंदु जो युग हुआ उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल। और भारतेंदु, याद रखिएगा कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के राष्ट्रीय चिंतन धारा के कितने पक्ष थे? यानी भारतेंदु युग के जो राष्ट्रीय चिंतन की धारा थी उसके कितने पक्ष थे? तो सही उत्तर होगा 2 पक्ष, एक तो देश प्रेम और एक राजभक्ति। मित्रों, देश प्रेम तो इनके सर्वोपरि चिंतन धारा थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि देशभक्ति, हम राजभक्ति से संबंधित जुड़े रहेंगे तभी देशभक्ति भी हो सकती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारतेंदु उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा रस्सा उपनाम से। बात करें अगले प्रश्न की। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला वजही। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने गद्य साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार कौन थे? उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने गद्य साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गंग भाट। और मित्रों याद रखिए, गंग जो भाट थे या गंग भट्ट थे, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? यानी ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखसार में। और मित्रों, जो गोरखसार रचना है, इसकी रचना 14वीं सदी के आसपास हुई थी। अगला प्रश्न, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। और मित्रों याद रखिएगा, शुद्ध और परिमार्जित शब्द आते ही सीधा उत्तर होगा हमारा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ जिसकी रचना 1741 ईस्वी में हुई के रचयिता कौन है? कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। मित्रों, भाषा को शुद्ध और परिमार्जित रूप देने वाले प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी थे और इनकी रचना का नाम भाषा योग वशिष्ठ है, जो 1741 ईस्वी में रची गई। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भारत तेंदु के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो बादशाह दर्पण, दूसरा काश्मीर सुषमा। यानी भारत तेंदु को एक तो बादशाह दर्पण और एक काश्मीर सुषमा जो 2 ग्रंथ है ये ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, रीतिकाल का अंतिम चरण यानी 1843 ईस्वी और भारत तेंदु युग का जो आगमन है यानी 1868 ईस्वी के बीच के जो 25 वर्ष का समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी रीतिकाल का अंतिम चरण और भारतेंदु युग का जो आगमन है उनके बीचों जो 25 वर्ष का समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्रांति काल के नाम से। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला जो लेखक चतुष्टय है के अंतर्गत किसे शामिल किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का जो गद्य साहित्य है उसे एक साथ आगे बढ़ाने वाले जो लेखक चतुष्टय यानी 4 लेखकों का एक समूह है, यानी 4 लेखक एक साथ माने हैं और उन 4 लेखकों का जो समूह उसमें कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो ईसा अल्लाह खां,
दूसरा लल्लू लाल, तीसरा सदल मिश्र और चौथे हमारे लेखक हैं सदा सुखलाल। मित्रों, आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली गद्य के साहित्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले लेखक चतुष्टय के अंतर्गत कौन शामिल हैं या कौन शामिल नहीं है। तो आप इन चारों के नाम ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर मिश्र और सदा सुखलाल के नाम याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। लल्लू लाल जी का प्रसिद्ध यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न, आरंभिक खड़ी बोली के लेखन में नियाज किस लेखक का उपनाम है। यानी आरंभिक जो खड़ी बोली के लेखन में नियाज उपनाम किस लेखक का है, तो इसका सही उत्तर होगा सदा सुखलाल नियाज। मित्रों, आपसे नियाज देकर के भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस लेखक का उपनाम है, तो सदा सुखलाल। अगला प्रश्न, पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है। यानी पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रावती। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को किस नाम से पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को किस नाम से पुकारा है, तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल है उसकी शुरुआत 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया, तो इसका सही उत्तर होगा जागरण सुधार काल। मित्रों, पुनर्जागरण काल की बात करें तो भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा और द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर के 1918 तक रहा को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया है। आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को नवजागरण काल नाम किसने दिया। आधुनिक काल को नवजागरण काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा ने। बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक काल को आधुनिक काल के नाम से किसने पुकारा है। यानी आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम ही दिया है। और मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल के अंतर्गत जो अलग अलग वाद आए उनसे संबंधित, यानी आधुनिक काल को भी कितने भागों में विभाजन किया गया है उनसे संबंधित है। तो आधुनिक काल का सर्वमान्य काल विभाजन किस प्रकार से है। तो मित्रों, ये जो हम स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ एक काल का नाम है, दूसरी तरफ उसके समय सीमा। तो आप काल का नाम और उसकी जो समय सीमा है उनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित मिलान का प्रश्न, सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि आधुनिक काल का जो सर्वमान्य काल विभाजन है, पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रही। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करें अगले युग की, द्विवेदी युग। और मित्रों, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, और इसकी समय सीमा की बात करें तो ये 1900 से लेकर के 1918 तक रहा। अगले वाद की युग की बात करें तो छायावाद, यानी आधुनिक काल का जो तीसरा युग है उसे छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। तो इस छायावाद की समय सीमा की बात करें तो 1918 से लेकर के ये 1936 तक रहा। और मित्रों, याद रखिएगा कि इनके बीच में 1933 से लेकर के 1936 तक एक वाद और चला था। उस वाद को आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि 1933 से लेकर के 1936 के बीच में मात्र 3 साल के लिए एक
बहुत बड़े लेखक हुए। उन्होंने एक लेखक भी रहे, कवि भी रहे। उन्होंने एक वाद चलाया था, उसके विषय में भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चर्चा करें अगले युग की, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद की समय सीमा की बात करें तो ये 1936 से लेकर के 1943 तक रहा। अगले वाद की बात करें तो प्रयोगवाद। मित्रों, प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और प्रयोगवाद की जो समय सीमा है 1943 से लेकर के 1952 तक रही। अगला प्रश्न, नई कविता। और नवी कविता की शुरुआत की बात करें तो नई कविता की शुरुआत 1952 से लेकर के 1960 रही। यानी नई कविता की जो काल है वो 1952 से 1960 तक रहा। अगला प्रश्न, साठोत्तरी कविता। यानी साठोत्तरी कविता की समय सीमा की बात करें तो ये 1960 से 1990 तक रही। यानी साठोत्तरी नाम से ही पता चल रहा है ना, 60 के बाद में, यानी 1960 के बाद की जो कविताएं उन्हें साठोत्तरी कविता कहा गया। और साठोत्तरी कविता की समय सीमा 1960 से 1990 तक रही। अगले वाद की बात करें तो समकालीन कविता। और मित्रों, समकालीन जो कविता है उसके समय की बात करें तो ये 1990 से लेकर के 2000 तक रही। और लास्ट का जो युग है अद्यतन युग, और अद्यतन युग के समय की बात करें तो ये 2000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान यानी अब तक है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा रचनाएं किसकी है। यानी राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार और आलसियों का जो कीड़ा यानी रचना है ये किसकी है, तो शिव प्रसाद यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला प्रश्न, हिंदी को संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। यानी हिंदी को संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी। मित्रों याद रखिएगा ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में यानी वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता दोनों में ही यह प्रश्न पूछा गया था। तो एक तो प्रजा हितैषी जिसका प्रकाशन 1861 से आगरा से हुआ नामक पत्रिका किसने निकाली थी, तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। यानी मित्रों, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाली गई जो पत्रिका है उसका नाम है प्रजा हितैषी। और कब निकाली गई, 1861 में। कहाँ से, तो आगरा से। यानी सारी बातें आप अच्छे से याद रखोगे। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा उदयभान चरित। मित्रों पहले तो बात यही याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित। ये कब प्रकाशित हुई, तो 1803 में। और इसके लेखक की बात करें तो ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी या पहली कहानी किसे माना है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी को। बात करें आज की कक्षा के यानी आधुनिक काल के जो हमारा क्लास चल रही है उसके अंतिम प्रश्न की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1800 ईस्वी में। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, यानी द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी काल को किस नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किस नाम से पुकारा है, तो इसका सही उत्तर होगा नई काव्यधारा या द्वितीय उत्थान। मित्रों याद रखिएगा कि आधुनिक काल का प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहा जाता है, तो द्वितीय उत्थान ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग को आदर्शवादी प्रबंध काव्यधारा
किसने कहा है? द्विवेदी युग को आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, विश्वनाथ त्रिपाठी ने द्विवेदी युग को किस नाम से संबोधित किया है? यानी विश्वनाथ त्रिपाठी ने द्विवेदी युग को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु युगीन चेतना का विकास है। यानी विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो द्विवेदी युग है उसे जो भारत तेंदु युग था उसके उसमें जो चेतना थी, यानी राष्ट्र के प्रति, यानी हमारे राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति था, समाज में प्रचलित जितनी भी समस्याएं थी उसके प्रति जो चेतना जागृत की थी, उस चेतना का विकास करने का कार्य द्विवेदी युग ने किया। इसलिए विश्वनाथ त्रिपाठी ने भारतेंदु युगीन चेतना का विकास कहा है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं युग नायक किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं युग नायक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब की गई? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी से। मित्रों याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से चिंतामणि घोष के प्रयास से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक यानी 1900 से लेकर के 1902 तक प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से संभाला? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा 1903 ईस्वी से। और मित्रों याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 से 1920 तक किया था। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ, 1902 तक संपादन कार्य श्याम सुंदर दास ने किया और इसके बाद 1903 से 1920 तक संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में किस नाम से साहित्य लेखन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में किस नाम से साहित्य लेखन करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी पत्रिकाओं में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यानी उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी पत्रिकाओं में और प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त ने। मित्रों इसमें कुछ टाइपिंग में कमी हो गई है तो आप है ना उसके, यानी ये एक तो उसे और एक ये प्रति नहीं है यहाँ पर, एक तो पत्रिका और ये प्रांतों। तो सरस्वती पत्रिका के विषय में ऐसा किसने कहा कि उस समय की एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत की जितनी भी पत्रिकाएं थी उनमें और सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो ये किसने कहा? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न, उस हिंदी हीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी थी। यह किसने कहा? यानी सरस्वती पत्रिका के संबंध में ऐसा किसने कहा कि उस हिंदी हीन प्रांत में, यानी जहां पर हिंदी का प्रयोग बिल्कुल नगण्य था,
उस प्रांत में भी मैंने बिना शिक्षक के सरस्वती पत्रिका की जो प्रतियां हैं लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी थी, ऐसा किसने कहा? तो सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा वेश्योपकारक पत्रिका में। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन वह लेखक जिन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है, यानी द्विवेदी युगीन वह लेखक जिसे दद्दा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण करने वाली रचना कौन सी है? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की वह रचना कौन सी है जो आर्थिक व राजनीतिक यथार्थ का चित्रण करने वाली है? तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति शास्त्र। और मित्रों, यह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है कि महावीर प्रसाद की आर्थिक से यानी आर्थिक स्थिति या धन संबंधी रचना कौन सी है या अर्थ पर आधारित रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिओद यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगला प्रसाद पारितोष किस रचना पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास पर। अगला प्रश्न, हरिओद की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियां कौन सी है? यानी हरिओद की यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की आम बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो चुभते चौबते और दूसरी है चोखे चौपदे। यानी एक रचना का नाम है चुभते चौपदे और दूसरी है चोखे चौपदे। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को कौन सी कृति पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? यानी मैथिली शरण गुप्त को कौन सी रचना पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती पर। और मित्रों, याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि गीति का। और मित्रों, अब आपसे एक प्रश्न कि हरि गीति का जो छंद है, एक तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का छंद है, वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद। दूसरा आपको ये बताना है कि इसमें यति कितने वर्णों या कितनी मात्राओं पर होती है। वर्णिक छंद है तो वर्णों पर बताना है, और मात्रिक छंद है तो कितनी मात्राओं पर इसमें यति होती है, या कुल वर्णों की या कुल मात्राओं की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन प्रमुख लेखक व कवि कौन कौन है? द्विवेदी युगीन प्रमुख लेखक व कवि कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त की। और मित्रों, याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा रचना है, उस रचना से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास को। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन वह कवि जिसे काव्य विनोद
एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई। यानी द्विवेदी युगीन वह कवि जिसे काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियां दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन वह कवि जो त्रिशूल उपनाम से रचनाएं लिखते थे। यानी द्विवेदी युगीन वह कवि जो त्रिशूल उपनाम से रचनाएं या कविताएं लिखते थे। तो इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। यानी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन वह कवि जो शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। द्विवेदी युगीन वह कवि जो शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसका सही उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, नाथुराम शर्मा शंकर को राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सी उपाधि दी थी। नाथुराम शर्मा शंकर को राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सी उपाधि दी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत प्रज्ञेंदु। अगला प्रश्न, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में। यह पंक्ति या फिर ये प्रार्थना कि इस प्रार्थना के रचयिता कौन है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग एवं छायावादी युग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कौन जाने जाते हैं। यानी द्विवेदी युग एवं छायावादी युग के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्तियां किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त की। और मित्रों आप सभी से निवेदन कि ये जो पंक्तियां हैं हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है, यह आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, साकेत लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को किस लेख से मिली। यानी साकेत जो महाकाव्य है इसे लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को किस लेख से मिली। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और उसी लेख को आधार मान करके मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य की रचना की। अगला प्रश्न, रसिक रंजक और कल्लू अलहित उपनाम से रचनाएं कौन लिखते थे। यानी रसिक रंजन और कल्लू अलहित उपनाम से रचनाएं कौन लिखते थे। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, और मित्रों इस द्विवेदी युगीन कक्षा का ये आखिरी प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने किसे भारत हिंदी का भारी लेखक कहा है। यानी मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का भारी लेखक कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की समय सीमा क्या है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की समय सीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी। मित्रों यानी जो सर्वमान्य मत की बात करेंगे तो 1918 से लेकर के 1936 छायावाद की समय सीमा रही है। अब बात करें अगले प्रश्न की, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न, 1920 ईस्वी में मुकुटधर पांडे ने किस निबंध से छायावाद शब्द रूढ़ हो गया। यानी 1920 ईस्वी में मुकुटधर पांडे ने एक जो लेख लिखा या निबंध लिखा
तो किस निबंध से छायावाद शब्द रूढ़ हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी में छायावाद। और मित्रों, यह जो निबंध है यह श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी मित्रों, मुकुटधर पांडेय ने 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध लिखा जिसका नाम था हिंदी में छायावाद। और उसी हिंदी में छायावाद जो शीर्षक है उसी से छायावाद शब्द रूढ़ हो चुका था। अब बात करें अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के दर्शन, यानी आचार्य नंद दुलारे, मित्रों ये दुलारी लिख गया, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा भारत पत्रिका में। अगला प्रश्न, छायावाद का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? छायावाद का वास्तविक आरंभ कब से या किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना रचना से 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य और घटनाएं सांकेतिक रूप से अदृश्य तथा अव्यक्त के प्रकाशन के सहाय पहुंचती है, यह पंक्ति किसकी है? यानी छायावाद के विषय में ये किसने कहा कि प्राकृतिक दृश्य और घटनाएं सांकेतिक रूप से अदृश्य तथा अव्यक्त के प्रकाशन के सहाय पहुंचती है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय की। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन थे? छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री सुशील कुमार। और मित्रों याद रखिएगा कि श्री सुशील कुमार ने 1921 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नाम से एक लेख लिखा था। तो प्रथम प्रयोक्ता की बात करें तो मुकुटधर पांडेय और द्वितीय प्रयोक्ता की बात करें तो श्री सुशील कुमार। अगला प्रश्न, किसने छायावादी राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रहस्यवाद समझकर बांग्ला कवि रविंद्रनाथ की कविता एवं ईसाई मत के फैंटेस्माटा यानी छायाभास से जोड़ा है? यानी किस विचारक ने या किस आलोचक ने राष्ट्रवाद को यानी छायावादी राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रहस्यवाद समझकर बांग्ला कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता है एवं ईसाई मत का जो फैंटेस्माटा यानी छायाभास है उससे जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए किसने कहा कि बंगला में छायावाद नाम का कोई वाद नहीं चला? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन करने वाले कौन थे जिन्होंने कहा कि बंगला में छायावाद नाम का कोई वाद चला ही नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख में छायावाद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? यानी कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने छायावाद की छानबीन शीर्षक नाम से एक लेख लिखा था और छायावाद शब्द का प्रयोग उन्होंने किस अर्थ में किया? तो इसका सही उत्तर होगा रहस्यवाद। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का क्या अर्थ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुचर्या, चित्र भाषा शैली, रहस्यवाद और शैली वैचित्र्य। यानी मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के लिए कई शब्द यानी जो छायावाद शब्द है इसके अनेक अर्थ स्वीकार किए हैं जिसमें मधुचर्या, चित्र भाषा शैली, रहस्यवाद और शैली वैचित्र्य। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। मित्रों ये प्रश्न बार बार यानी चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो चाहे फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो यानी उस
हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है? छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना को। और मित्रों, ये झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है और झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ और 1918 से ही छायावाद का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद को प्रकृति के बीच का उद्गीत सर्वात्मवाद किसने माना है या किसने कहा है कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत हो? सर्वात्मवाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न, छायावाद को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी किसने माना है? छायावाद को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद पांडेय ने। अगला प्रश्न, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह ने। यानी डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति कहा है। अगला प्रश्न, छायावाद के विषय में किसने कहा कि यह प्रकृति में ही सम्मान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति है? यानी छायावाद के विषय में यह किसने लिखा कि यह यानी छायावाद प्रकृति में ही सम्मान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? मित्रों, यह प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला प्रश्न, छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग से दबा हुआ था, यह पंक्ति किसकी है? यानी छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला प्रश्न, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है, यह कथन किसका है? यानी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग, यानी खड़ी बोली को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? यानी खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मित्रों, प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद को। यानी छायावाद को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसके जो 4 काल है, उनमें से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? यानी छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव की भूमिका को। अगला प्रश्न, झरना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है,
तो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? यानी झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है, तो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा युगांत को। और मित्रों, इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित किस पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित वह समाचार पत्र कौन सा है जिसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जागरण समाचार पत्र को। अगला प्रश्न, छायावाद को पलायनवाद किसने कहा है? छायावाद को पलायनवाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा इलाचंद जोशी, शिवनाथ एवं गणपति चंद्र गुप्त। यानी ये जो तीन विचारक हैं, इन्होंने इलाचंद जोशी, शिवनाथ सिंह या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मित्रों, ये जो प्रवर्तक दिए हुए हैं कि किस विचारक के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो ये वाले प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे मिलान वाला प्रश्न तो बनता है और असंगत और असंगत वाला, यानी संगत और असंगत वाला प्रश्न भी आपसे इससे पूछा जा सकता है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न, डॉक्टर कृष्ण झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ माने, यानी सबसे पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि छायावाद के 4 स्तंभ किसने माने हैं? तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने। और डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं, यानी छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इनको छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का विष्णु अगर पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत को। और छायावाद का महेश या रुद्र आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। तो मित्रों, ये जो आगे मैंने लिखे कि जैसे जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश या रुद्र, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवियों के दार्शनिक मत क्या है? यानी छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने गए हैं, तो उनके अगर दर्शन की बात करें कि उनका दर्शन कौन कौन सा है, अर्थात वह किस दर्शन से जुड़े हुए थे, तो इनसे संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये प्रत्याभिज्ञा दर्शन से जुड़े हुए हैं, यानी इनका संबंध जयशंकर प्रसाद का संबंध प्रत्याभिज्ञा दर्शन से है। और सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो ये अरविंद दर्शन से संबंधित है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो ये अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंधित हैं। और महादेवी वर्मा की बात करें तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न,
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 में कितने यानी छायावाद की वृहत त्रिही में शामिल किया है? किसने है ये मित्रों? यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 में अलग अलग लेख लिख करके किन किन को छायावाद की वृहत त्रयी में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। मित्रों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 में अलग अलग लेख लिखे थे और उन अलग अलग लेखों के अनुसार उन्होंने छायावाद के वृहद त्रयी के 3 लेखक स्वीकार किए और वो 3 लेखक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और मित्रों, उन अलग अलग लेखों में अलग अलग जो निबंध लिखे उनमें जयशंकर प्रसाद के काव्य की यानी उनका काव्य मानवीय भूमि से जुड़े हुए हैं, तो सुमित्रानंद पंत का काव्य कल्पना पर आधारित है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो काव्य है वो बुद्धि तत्व से संबंधित है। अब बात करें अगले प्रश्न की, छायावाद की लघु त्रयी में किसे शामिल किया गया है? छायावाद की जो लघु त्रयी है उसमें किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। यानी तीनों वर्माओं को छायावाद की लघु त्रयी में शामिल किया गया है। लेकिन मित्रों, आप याद रखिएगा कि छायावाद की लघु त्रयी में कुछ आलोचक भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। तो बोली हिंदी का ऐसा काव्य जो सामान्यतः दलित, मजदूर व शोषित वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखकर रचा गया, उस साहित्य को क्या कहा जाता है? यानी खड़ी बोली हिंदी का ऐसा काव्य जो सामान्यतः दलितों, मजदूरों और शोषित वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया था, उस साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवादी साहित्य। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ किसने बनाया था? यानी 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी बारबूज ने। मित्रों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बना था और जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1935 में बनाया गया था और उसे बनाने वाले हेनरी बारबूज थे। अगला प्रश्न, पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा E.M. फास्टर ने। मित्रों, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने वाले E.M. फास्टर थे। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यानी 1935 में ही लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सजाद जहीर, मुल्कराज आनंद एवं भवानी भट्टाचार्य ने। मित्रों, यानी भारतीय लेखकों का एक संघ बना था सर्वप्रथम और वह संघ बना था 1935 में। और ये जो पेरिस वाला जो प्रगतिशील लेखकों का संघ था उसी से ये प्रभावित था, लेकिन ये भारत में न बनाया जाकर के ये लंदन में बनाया गया था और इसे बनाने वाले डॉक्टर सजाद जहीर, मुल्कराज आनंद व भवानी भट्टाचार्य थे। अब बात करें अगले प्रश्न की, भारत में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मित्रों, भारतीय लेखकों की पहली जो प्रगतिशील लेखक संघ बना ये लंदन में बना, लेकिन भारत में अगर हम बात करेंगे कि भारत में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में वह कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना
की गई। मित्रों, हम भारत की बात करें तो भारत में ये 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? तो ये लखनऊ में की गई। और लखनऊ में किसकी अध्यक्षता में? तो मुंशी प्रेमचंद की, यानी प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद ही थे। अब बात करें अगले प्रश्न की। और मित्रों, जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का संघ बना 1936 में लखनऊ में, उस समय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो बातें कही गई, अब हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि ये उनके आगे मसाल के रूप में चलने वाली सच्चाई है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। साहित्य केवल मनोरंजन की ही वस्तु नहीं, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद का। अगला प्रश्न, मार्च 1937 ईस्वी के विशाल भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसने लिखा था? मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न कि मार्च 1937 ईस्वी का जो विशाल भारत पत्रिका में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, यह लेख किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान ने। यानी 1937 में विशाल भारत जो पत्रिका थी, समाचार पत्रिका थी, उसमें एक लेख लिखा गया था, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। और ये लेख किसने लिखा था? तो शिवदान सिंह चौहान ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रगतिवादी विचारधारा किससे संबंधित है? यानी जो प्रगति, मित्रों ये प्रति हो गया है तो आप प्रगति समझिएगा कि प्रगतिवादी विचारधारा किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा मार्क्स की, यानी कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से। यानी जो प्रगतिवादी विचारधारा है, ये कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा है उससे संबंधित थी। और मित्रों, यानी कार्ल मार्क्स भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष किया। और उन्होंने उनका एक नारा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। तो ये हमारी जो प्रगतिशील विचारधारा है, ये कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका में प्रगतिशील एक अवधारणा निबंध किसने लिखा था? यानी 1938 में, और जो रूपाब पत्रिका निकलती थी उसमें प्रगतिशील एक अवधारणा नामक निबंध किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में रचित चरमर चूं चरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी, यानी 1939 में रचित चरमर चूं चरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी, ये कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा की। मित्रों याद रखिएगा कि भगवती चरण वर्मा की जो कविता है चरमर चूं चरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी, ये 1939 में लिखी गई थी। और ये प्रगतिशील साहित्य का एक उदाहरण है। अब बात करें अगले प्रश्न की। 1937 में रचित निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी प्रवृत्तियों से युक्त थी? यानी 1937 में रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी प्रवृत्तियों से युक्त थी? तो इसका सही उत्तर होगा वह तोड़ती पत्थर। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी अगर कविता की बात करें तो इनकी प्रगतिवादी कविता वह तोड़ती पत्थर, ये उनकी प्रगतिवादी कविता है जो 1937 में रचित है। अब बात करें अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार छायावाद के बाद काव्य को किस नाम से जाना जाता था? इन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार छायावाद के बाद के जो काव्य है उसे किस नाम से जाना जाता था?
तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में गजानंद माधव मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में। मित्रों याद रखिएगा इस लेख का नाम भी कि प्रगतिवाद एक दृष्टि में। लेख किसका है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। और ये किसने लिखा? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। और कब लिखा था? 1942 ईस्वी में। तो मित्रों इसी आधार पर यानी जो प्रगतिवाद शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद को एक वैचारिक सैनिक संघर्ष किसने कहा है? यानी प्रगतिवाद को एक वैचारिक सैनिक संघर्ष किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सुमित्रा नंद पंत यानी सुमित्रा नंदन जो पंत है ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक हैं। और उनकी जो रचना है युगवाणी 1939 में प्रथम प्रगतिवादी काव्य संग्रह माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम प्रगतिवादी काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा युगवाणी। कब लिखा गया? 1939 में। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा रामेश्वर करुण को। और मित्रों याद रखिएगा कि इनके ब्रज भाषा में रचित यानी रामेश्वर करुण की ब्रज भाषा में रचित करुणा सतसई प्रगतिवाद की पहली रचना मानी जाती है। अब बात करें इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की कि करी शरम 30 दिन मरत भरत न भूको पेट कहाँ कहाँ ते लाई वे पटवारी तब भेंट। कि करी शरम 30 दिन करत मरत भरत न भूको पेट कहाँ कहाँ ते लाई वे पटवारी तब भेंट। यह पंक्तियां किसकी है? तो रामेश्वर करुण की। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रगतिवाद किसका दूसरा नाम है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रगतिवाद किसका दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयोगितावादी संस्कृति का या उपयोगितावाद का। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद किसने कहा है? कि प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र व नामवर सिंह ने। मित्रों ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा कि प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र व नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद एवं साम्यवाद है साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह पंक्ति किसकी है? मित्रों आप इस पंक्ति को 3 स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है एवं यानी राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद एवं साम्यवाद है साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न, दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। यह पंक्ति किसकी है? मित्रों यहाँ पर 3
दर्शनों की यानी 3 महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की गई है कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। अब बात करें अगले प्रश्न की। छायावाद के लेखन का प्रारंभ यानी छायावाद के लेखन का प्रमुख उद्देश्य स्वांत सुखाई था, जबकि प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख प्रयोजन क्या रहा? यानी छायावाद के लेखन का प्रमुख उद्देश्य स्वांत सुखाई था, जबकि प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न, जहां न, ये ने नहीं ये न है, जहां न भरता पेट देश व कैसा भी हो महानरक है, यह पंक्ति किसकी है? यानी जहां न भरता पेट देश व कैसा भी हो महानरक है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन की। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है तथा इनका जन्म कब व कहां पर हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवशित। मित्रों, यानी योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवशित। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन की। अब बात करें अगले प्रश्न की। और मित्रों, आज का जो यह अगला प्रश्न है यह है प्रगतिवाद यानी प्रगतिवादी। मित्रों, ये बार बार टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, प्रगति की जगह प्रति लिखा जा रहा है, तो आप इसे प्रगतिवाद ही समझिएगा कि प्रगतिवादी कविता की प्रमुख पंक्तियां या प्रवृत्तियां क्या क्या रही। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करें प्रवृत्ति की तो मार्क्सवाद में आस्था, यानी प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है मार्क्सवाद में आस्था। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी इनकी जो प्रगतिवादी साहित्य की जो दूसरी प्रवृत्ति है वह धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था रही। और तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष। और मित्रों, अगली प्रवृत्ति की बात करें तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, यानी प्रगतिवादी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही कि सामाजिक यथार्थ, यानी समाज में उस समय जो था उसका वास्तविक और जो सत्य पर जितना उस लोगों के सामने था, जितना लेखकों के सामने सच था, उसको लोगों के सामने प्रकट करना। अगली बात करें तो साम्यवादी व्यवस्था का यशोगान। और मित्रों, अगली प्रवृत्ति की बात करें तो विश्व बंधुत्व का भाव, यानी प्रगतिवादी साहित्य की यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कि प्रगतिवादी साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना को बहुत ही महत्व दिया गया। और अब बात करें अगली प्रवृत्ति की, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं क्रांति का आह्वान। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो नव निर्माण की उत्कट लालसा और कला के प्रति नवीन दृष्टिकोणों को अपनाना। और मित्रों, ये प्रगतिवादी साहित्य की अब अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न,
हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्पसन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं, यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी नवीन, नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न,
प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी रचनाएं, ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है। यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों जो अज्ञेय है इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे और ये जो 4 तार सप्तक है इनमें जो पहला तार सप्तक है इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे।
मित्रों जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है परंतु इसके प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु दूसरा साधन है। एक तो नवीन जीवन तथ्यों को जानने समझने का तथा दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों का उन्हें अभिव्यक्त करने का यह एकमात्र साधन है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का। और मित्रों डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने ये तो कहा ही है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली बौद्धिक जागरूकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है। अगला प्रश्न। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और मित्रों अब हम चर्चा करें प्रयोगवाद की, यानी प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। यानी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो मित्रों अब प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की चर्चा करें तो पहली प्रवृत्ति बौद्धिकता की अतिशयता। यानी प्रयोगवाद की सबसे बड़ी या सबसे पहली प्रवृत्ति की चर्चा करें तो प्रयोगवाद में भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण दिखाई देता है। और प्रयोगवादी कविता में न तो छायावादी काव्य के जैसी वायवीयता, अति भावुकता एवं कल्पना है और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह है। इसलिए ये बौद्धिकता की अतिशयता पहली प्रवृत्ति है। दूसरा है घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद। यानी इसकी प्रयोगवाद की दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्रयोगवादी कविता सामाजिकता का निषेध नहीं करती परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इसलिए यह घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो क्षणवाद को महत्व, यानी इनकी जो तीसरी प्रवृत्ति है ये क्षणवाद को महत्व देती है। यानी प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य और अनुभव का क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि इतिहास की अपेक्षा क्षण को महत्व देते हैं और प्रयोगवादियों की तरह युगों के आधार पर काव्यानुभूति का इस स्वरूप तय नहीं करते हैं। और मित्रों अज्ञेय की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है। यानी इनका जो तीसरी प्रवृत्ति है ना क्षणवाद का महत्व, तो इससे संबंधित अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति भी है कि एक बूंद सहसा उछली तथा फिर हो गई पत्ती। ये जो पंक्ति है यह क्षणवाद के महत्व को दर्शाती है। बात करें अगली प्रवृत्ति की, श्रृंगार एवं काम भावना का उन्मुख चित्रण। यानी प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए हैं। अब बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की,
नवीन राहों का अन्वेषण, यानी नवीन राहों का अन्वेषण। इन कवियों ने यानी प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया। ये परंपरा और रूढ़ि में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्व देते हुए भी रूढ़ियों का विरोध करते हैं, इसलिए ये नवीन राहों के अन्वेषण रहे। बात करें अगले प्रवृत्ति की, अति यथार्थवाद, यानी प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण रहा, जबकि प्रयोगवादी कवियों ने फ्राइड के मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान पर आधारित यथार्थवादी प्रकृति का परिचय दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो शहरी प्रेम दृष्टि, यानी प्रयोगवादी कवि शहरी है, इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावात्मक एवं काल्पनिक है, इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है, इनका प्रेम अशरीरी नहीं ही, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है, इसलिए ये एक शहरी प्रेम दृष्टि भी इनके काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। अगली बात करें तो भाषा की स्वच्छंदता, यानी प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया। अज्ञेय जी कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, ये जानने का माध्यम भी है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो प्रस्तुत विधान, और इससे अगली प्रवृत्ति नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग। और मित्रों आपको बता दें कि प्रयोगवादी जो कविता है, यानी प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग, यानी प्रतीक ही नहीं बिंबों का प्रयोग भी इसमें किया गया है, और यथार्थ की जटिलता सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ये प्रतीक हुए हैं। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो नवीन उपमानों का प्रयोग। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। और मित्रों अंत में आप सभी से एक प्रश्न कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और मित्रों आप सभी से अनुरोध कि अगर हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई क्लास लेकर के। और अगली हमारी क्लास होगी तार सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम, और प्रत्येक तार सप्तक में कितने कितने कवि हैं, कौन सा कवि कौन से सप्तक में आ रहा है, इन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।